नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। कल कई सीटों पर महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल 2 बार के विधायक हैं, वो मुकाबले में हैं। सरधना की बात करें तो संगीत सिंह सोम बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी बनाए गए थे, वो भी मुकाबले में हैं। गाजियाबाद में अतुल गर्ग जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और वो मुकाबले में हैं। तो ये एक दिलचस्प सीट है जहां पर कि कल वोट डाले जाने हैं। नोएडा की बात करें दिल्ली एनसीआर में तो पंकज सिंह जो कि मौजूदा विधायक हैं, यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र, ये भी चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं। जेवर की बात करें तो धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के विधायक, मौजूदा विधायक, 2017 से पहले कांग्रेस में थे, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसके अलावा कई अन्य सीटें भी हैं जहां पर कि जैसे अतरौली है, वहां पर संदीप सिंह हैं। इसके अलावा मथुरा में श्रीकांत शर्मा जो कि मौजूदा विधायक हैं, बिजली मंत्री हैं। अनिल शर्मा शिकारपुर यूपी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, विधायक हैं, वन मंत्री हैं। श्रीकांत शर्मा की हमने बात की है, बिजली मंत्री हैं जो मथुरा से चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह से कई अन्य मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। अगर हम बीजेपी आगरा ग्रामीण की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। खतौली में करतार सिंह भड़ाना बीएसपी के हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के ही फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल चौधरी, और हमने करतार सिंह भड़ाना की बात की। गाजियाबाद से बात करें तो बीएसपी के कृष्ण कुमार शुक्ला चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो बीएसपी में आ गए, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा कृपाराम शर्मा नोएडा से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। 30 साल कांग्रेस में रहे, अब बीएसपी की ओर से उतरे हैं। मार्च से बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, कई पार्टियों में ये रह चुके हैं और लगातार 7 बार से विधायक हैं। हस्तिनापुर से अर्चना गौतम जो कि कांग्रेस की हैं, अभिनेत्री और मॉडल, वो भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और गाजियाबाद से कांग्रेस के सुशांत गोयल चुनाव मैदान में हैं। दिवंगत सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो कि सांसद रहे हैं कांग्रेस के गाजियाबाद से, उनके बेटे हैं। नोएडा से पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। सपा की पहली महिला प्रवक्ता, 2019 के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी। और वहीं मथुरा से कांग्रेस के प्रदीप माथुर मुकाबले में हैं श्रीकांत शर्मा के, मथुरा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। लोनी से आरएलडी के मदन भैया चुनाव मैदान में हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, गुर्जर नेता हैं। आरएलडी के गजराज सिंह हापुड़ से कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे और फिर से आरएलडी में शामिल हुए हैं। और अवतार सिंह भड़ाना जेवर से आरएलडी के उम्मीदवार हैं, मीरापुर से विधायक हैं, 4 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, बीएसपी से सांसद रह चुके हैं। और चरथावल से सपा के पंकज कुमार मलिक कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे, अब सपा में शामिल हुए हैं। तो ये कुछ दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनका हमने जिक्र किया है। कल सुबह मतदान शुरू होगा और इसके बाद इन सभी की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र की अहम बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले 10 दिनों में ही सरकार बनने के बाद किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, 12 लाख सरकारी पद भर दिए जाएंगे, 8 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे, नई भर्तियों में 40% पद महिलाओं को दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, बिजली बिल को आधा कर दिया जाएगा, कोरोना प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी, गोबर को 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा, एडहॉक शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा, सफाई कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत सिंह मान आज लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। उन्होंने गन्ना किसानों का मसला उठाया। 2020 ਤੇ 21-22 ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 325 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰ
ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਗਲਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में चल रहे हिजाब को लेकर विवाद की। इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में अब बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीक्षित ने मामले की व्यापकता को देखते हुए ये फैसला किया। उधर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों के आसपास धरना प्रदर्शन पर अगले 15 दिनों तक रोक लगा दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने इस केस को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि मामले की व्यापकता को देखते हुए राज्य के मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर एक बड़ी बेंच का गठन करे तो बेहतर होगा। अंतरिम आदेश भी बड़ी बेंच से ही आना चाहिए। अदालत रजिस्ट्री को निर्देश देती है कि हालात को देखते हुए इस मामले को फौरन मुख्य न्यायाधीश की जानकारी में लाया जाए। The matter is now being placed before the Honorable Chief Justice of this Honorable High Court for whether or not the matter should be referred. अदालत ने मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है ताकि बड़े बेंच का गठन हो सके। अंतरिम आदेश भी अब वहीं से मिलेगा, अब मुख्य न्यायाधीश को तय करना है। So we will hopefully wait for what the Honorable Chief Justice in his wisdom has to say and accordingly follow suit. वहीं हिजाब के समर्थन और विरोध की वजह से कई जगहों पर मंगलवार को हिंसा हुई थी। वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इधर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने मुस्लिम हितों की बात करने वाली पार्टी एसडीपीआई और इसके छात्र विंग सीएफआई पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। तो वहीं एसडीपीआई ने बीजेपी और एबीवीपी पर पलटवार किया। It was a small problem of 6 girls in a single college. 6 लड़कियों का एक छोटा सा मामला दूसरे कॉलेजेस और दूसरे जिलों तक कैसे पहुंचा, ये सब पता चल जाएगा। How it was taken to the different districts of the state, we know it. वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में भी स्कूल कॉलेजेस के नजदीक धरना प्रदर्शन पर 15 दिनों तक रोक लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद है तो हर तरफ शांति है, लेकिन हकीकत यह है कि छात्र और उनके माता पिता परेशान हैं, क्योंकि छात्रों के बीच जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है वो न तो छात्रों के लिए ठीक है, न ही एक बेहतर समाज के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इस विवाद पर आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महिला क्या पहनना चाहती है ये उसका संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी इस पर बोलने का हक नहीं। अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और न होनी चाहिए। हाँ, आप देखिए आप गोल गोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राज्य में संविधान का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजाक
मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि कुट्टूस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक घटना को लेकर भारतीय संस्कृति और संविधान पर सवाल उठाना सही नहीं है। जो कोई भी एक आइसोलेटेड घटना होगी तो उस पे भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सहिष्णुता और यहां तक कि भारत के संविधान की समीक्षा और सांप्रदायिक समीक्षा करने बैठ जाएंगे। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हॉरर हंगामा कतई ठीक नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपनी ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती है, डेकोरम होते हैं और डिसीजंस होते हैं, उस पर कम्युनल कील मत ठोकिए।